जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं MBD का जो गाइड है 2026 के लिए जो गाइड आया है उसका इतिहास। कौन सा सब्जेक्ट है? इतिहास का सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न देखें। क्या देखेंगे? लघु उत्तरीय देखने जा रहे हैं और पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था और आजीविका पाठ है। इससे पहले जो जितने पाठ है उसका हमने वीडियो बना के YouTube चैनल में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था और आजीविका है तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को, ठीक है। ये MBD 2026 पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने MBD गाइड का। और देखिए कितने बार पूछा जा चुका है, ये देखिए दिख रहा है ना सभी को। चलिए पढ़िए, पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया 2015 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 24 में, इतना बार पूछा जा चुका है तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। कहता है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, और अथवा या इसी का दूसरा परिभाषा है कि उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर आपकी राय क्या है। या तो क्वेश्चन ये रहे या ये रहे, दो भाषा में घुमा के पूछ सकता है। दोनों का आंसर क्या होगा? एक ही। कहता औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। यानी कि जब औद्योगिकरण हुआ ना तो उसके बाद बड़े बड़े फैक्ट्रियां सब स्थापित किए गए, जिसके सामने छोटे उद्योग यानी कि स्मॉल फैक्ट्री टिक नहीं सके। जब बड़े बड़े फैक्ट्री लगेंगे तो उसके सामने छोटे फैक्ट्री टिकेंगे क्या? नहीं। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तु को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगारों ने झुंड बनाकर घूमना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जो मजदूर था वो तो बेरोजगार हो गया और पहले जो बेरोजगार था वो सब क्या कर लिया? ग्रुप बना लिया। क्या बना लिया? ग्रुप। और ग्रुप बना के घूमने लगा और मशीनों को तोड़ने में लग गए। काम नहीं मिल रहा है तो मशीनों को क्या कर रहे हैं? तोड़ फोड़ कर रहे हैं समूह बना के। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की क्या हो गई? शुरुआत हुई। आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमें रोजगार दो, बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है असलम पद्धति। क्या है? असलम पद्धति। असलम पद्धति सबसे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। सबसे बड़ा बिल्डिंग मुंबई में है, लेकिन असलम पद्धति क्या है? सबसे ज़्यादा वही है, असलम बस्ती। असलम बस्ती। कहता है असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, अथवा असलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। कहता है आंसर में छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे वैसे आवासीय स्थलों को क्या कहते हैं? असलम। क्या कहते हैं? असलम। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांवों से मजदूर पहुंचने लगे। वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनाए, यानी कि छोटे छोटे मकान बना दिए, झोंकी झोपड़ी, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी, रोशनी तथा साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए। कहता है श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। श्रमिक वर्ग जो है ना उसका आगमन यानी कि वो जो एंट्री किए, प्रवेश किए, वो किन परिस्थितियों में किए। कहता है सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी में 12 बंदी कानून बनाने से छोटे किसान अपनी जमीन खो बैठे। क्या कर बैठे? खो बैठे, यानी कि उनसे छीन लिया गया, खत्म हो गया उनकी जमीन। उनके समक्ष आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग शहरों की ओर जाने लगे। जो मजदूर वर्ग है कहाँ जाएगा? शहर की ओर नहीं जाएगा। शहरों में औद्योगिकरण और कारखानों की स्थापना से उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। जो फैक्ट्री नए नए लग रहे थे उसमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उन्हें वस्त्र उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई, यातायात इत्यादि में नौकरी मिली। इस प्रकार व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग शहरों की तरफ आकर्षित हुए।
यानी कि वहाँ नए नए फैक्ट्री स्थापित किए गए, तो फैक्ट्री में तो मजदूरी ना चाहिए काम करने के लिए, तो उन्हें रोजगार मिला, तो गाँव से कहाँ जाने लगे, शहर की ओर। जैसे वर्तमान में देखिए तो बिहार के लोग बाहर जाकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात में जाकर क्या करते, काम करते, वहाँ फैक्ट्री है, लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं। अगर फैक्ट्रियाँ बिहार में रहती तो वो बाहर जाते काम करने, नहीं, अपने ही राज्य में काम करते, रोजगार प्राप्त करते। यहाँ पे बिहार सरकार की क्या है, नाकामयाबी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। कहता है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1916 में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, 1916 में। इसकी नियुक्ति का उद्देश्य था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पूछ रहा है, उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसमें सरकार द्वारा क्या हो रही है, सहायता प्रदान की जा सके, वह जहाँ तक सरकार पहुँच सकी उसकी सहायता मदद करने के लिए। आय कहता है बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, या ऐसे पूछ सकता है बुजुर्गा वर्ग से आप क्या समझते हैं। कहता है पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधों को चलाने और उससे संबंधित अनेक कार्यों के लिए वैज्ञानिक, कुशल, सुशिक्षित, शिल्पी, प्रबंधक, मुंशी, वकील, प्रचार करने वाले आदि की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता ने एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो बुजुर्गा वर्ग कहलाया। ठीक है, 5वां हो गया। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं और छठा प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। पढ़िए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दिख रहा है। कहता है कि औद्योगिकी क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव बतलाइए। औद्योगिक क्रांति जो हुआ ना, उसका नकारात्मक प्रभाव बताना है। देखिए औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है या इस प्रकार है। पहला कहता है कि औद्योगिकीकरण के कारण कारखानों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। वे अपना घर गांव छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे। वे शोषण, गरीबी और भूखमरी के क्या हो गए, शिकार हो बने रहे। औद्योगिकीकरण ने बाल श्रम, बाल मजदूरी की प्रथा को भी बढ़ावा दिया। उद्योगपति इन्हें कम मजदूरी पर ही बहाल कर इनसे कारखानों में काम लेते थे। बाल मजदूरी को कम रुपया दिया, लेकिन कारखाने में क्या कर रहे, काम कर रहे हैं। बच्चों के अभिभावक भी इन्हें अतिरिक्त आमदनी के लोभ में कारखाना भेजने लगे। 6 नंबर हो गया। 7 देखिए, 7 कहता है कि लेसेज फेयर क्या था। लेसेज फेयर क्या था, कहता है किसी सरकार द्वारा देश की किसी निजी आर्थिक क्रिया में हस्तक्षेप न करना। इसी हस्तक्षेप की नीति को क्या कहते हैं, लेसेज फेयर। देखिए किसी सरकार द्वारा देश की निजी आर्थिक क्रिया, निजी मतलब जो पर्सनल कोई काम कर रहा है लोग, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेसेज फेयर। इसमें मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में स्वतः संतुलन बना लेती है। ये क्या है, लेसेज फेयर। 8वां, गिरमिटिया मजदूर कौन थे, इन्हें विशेषकर किन कार्यों में लगाया जाता था, बतलाइए। गिरमिटिया मजदूर आपसे पूछा जा रहा है। कहता है औपनिवेशिक के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अंग्रेज शासित क्षेत्रों में ले जाया जाता गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादों में लगाया जाता था। इन्हें जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैको, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। 8 हो गया। 9 और 10 देखिए, 10 तक कर लेते ना। कहता है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो कारखाना मालिकों द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मजदूरों द्वारा अधिक से अधिक काम लिया गया। जब अधिक लाभ कमाना है तो अधिक मुनाफा कमाना, तो काम ही ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मजदूरों से क्या करने लगे, ज़्यादा काम करवाने लगे।
और मजदूरी कम से कम दी जाती, काम ज़्यादा और मजदूरी कम। अतः मजदूरों के लिए सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया। इसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। इसी आधार पर द्वितीय पंचवर्ष योजना में यह विचार रखा गया कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी उनके केवल गुजारा कर लेने भर न होकर इससे कुछ अधिक हो, ताकि वो अपना कुशलता की भी बनाए रख सके। न्यूनतम मजदूरी कानून के पारित होने से मजदूरों की दशा में क्या हो गई, सुधार की शुरुआत हुई। यानी कि उसको मजदूरी इतना मिले कि इतना ना दिया जाए कि केवल मजदूरी दे अपना केवल गुजारा कर सके, खाना पीने में ख़त्म हो गया, बल्कि इतना दिया जाए ताकि वो खर्च भी करे और भविष्य के लिए भी बचा के रखे, तो इन्हें उसकी स्थिति सुधरेगी। अब 9 हो गया। 10 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से? 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग पूछा जा रहा है। तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग, इसके अंतर्गत मलमल उद्योग, सिल्क तथा तसर सिल्क, सूती वस्त्र उद्योग, छीट के कपड़े, ऊनी कपड़े, रुई उद्योग आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त शिल्प उद्योग तथा हस्तकला भी विश्व विख्यात थी। इस प्रकार औद्योगिकरण ने फलस्वरूप असलम पद्धति क्या हो गई, शुरुआत हुई। क्या हुई, असलम पद्धति की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो 10 प्रश्न हो गए और 11 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।